और बड़ी खबर इस वक्त बीजापुर से, जहां एसटीएफ की बैकअप टीम मौके पर पहुंची। 22 जवानों के शव अब तक वहां से मिले हैं। कड़ी चुनौती जो जवान है उनको भी उठानी पड़ी कि वहां से शव निकालने में उनको लगभग 24 घंटे का वक्त लग गया। शुभ्रांशु जी, जिस गांव का जिक्र आप कर रहे हैं, बटालियन नंबर 1 एक बड़ी चुनौती बनी हुई लगातार जवानों के लिए भी, पुलिस फोर्स के लिए भी। कितनी भी मशक्कत कर ली जाए ज्वाइंट ऑपरेशन की, लेकिन नक्सलियों की जो गोरिल्ला टेक्निक है वो लगातार हावी हो रही है। वो भी तब जब बीजापुर की टीम वापस लौट रही थी तो बॉर्डर इलाके पे घेरा गया। तो क्या वो जो डीआरजी की टीम थी वो नहीं समझ पाई, या ऐसे इलाकों में और किस तरीके की जरूरत महसूस की जाती है, अगर आप इसका विश्लेषण करें तो? मैं बोल रहा था कि पुवर्ती गांव से एक और बड़ा आदमी माओवादी आंदोलन में है, उसका नाम है वेंकटेश। और आप लोगों को मालूम है कि माओवादियों का जो लीडरशिप है, जैसे हम अभी यहाँ पुलिस के लीडरशिप की बात कर रहे हैं, उसमें एक भी छत्तीसगढ़िया नहीं है। उसको वो सेंट्रल कमेटी कहते हैं, पर जो छत्तीसगढ़िया सबसे ऊपर में पहुंचा है उसका नाम वेंकटेश है, और वो पुवर्ती गांव से है। वही जिस गांव से हिडमा और जिसकी तलाश में ये डीआरजी और सीआरपीएफ के लोग गए थे। वेंकटेश से एक बार मेरी मुलाकात थी, यहाँ पुवर्ती में नहीं हुई, गढ़चिरौली में हुई थी। उनको हिंदी नहीं आती है। वो सबसे बड़े छत्तीसगढ़िया माओवादी हैं। उनसे जब मैंने बात की कि आप क्यों लड़ रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भैया मेरे गांव में, पुवर्ती की वो बात कर रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है, मेरे गांव में भैया बिजली का खंभा लगा था पर बिजली के तार कभी नहीं लगे। मेरे गांव में भैया स्कूल है लेकिन टीचर कभी नहीं आया। मैंने कहा ये सब तो हम बंदूक से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने किस दिन माओवादी बनने का सोचा? उनका उत्तर सुनिए। जिस दिन एक फॉरेस्ट गार्ड ने मेरे बड़े भाई को इसलिए झापड़ मारा क्योंकि वो जंगल से लकड़ी काट कर आया था, उस दिन मैंने तय किया। और ये माओवादियों का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ी लीडर है, उसका नाम वेंकटेश है। उसको हिंदी नहीं आती है, उसको दुभाषी से बात करना पड़ता है। पर वो क्यों लड़ रहे हैं? जब मैंने पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हैं, हमको इज्जत चाहिए, हमको अपना जंगल चाहिए, हमको अपनी महिलाओं का शुभ्रांशु जी, आपको एक मिनट यहाँ रुकना चाहूंगा। वेंकटेश के बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे अपनी, चूंकि इस घटना से जुड़ी हुई बात है। और जैसे कि आपने कहा कि वो गांव पुवर्ती, जहां से करीब 12 किलोमीटर दूर ये घटना हुई है। अभी एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि जो 22 जवानों के हमको शव मिले हैं, शहादत हुई है, उसकी संख्या बढ़ सकती है। ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 22 से ज्यादा हो सकती है शहादत जवानों की। और ये काफी बड़ी कैजुअल्टी है शिरीष जी, काफी बड़ी कैजुअल्टी। ये मानना पड़ेगा कि फोर्स उन इलाकों में घुस रही है। भले शुभ्रांशु जी ये बात भी कह रहे हैं कि आधा बस्तर अभी भी उनके पकड़ में है, लेकिन फोर्स घुस रही है वहां तक और जॉइंट ऑपरेशन के साथ में। ये बड़ा अपडेट एक दर्शकों को दे दे कि 22 जवानों के शव मिले हैं और अब यहाँ पर फोर्सेस का पहुंचना भी शुरू हो गया है। शिरीष जी देखिए, जानकारी ये है कि 22 से ज्यादा जवानों के शव मिल सकते हैं वहां पर। 22 के तो मिल गए हैं, उससे ज्यादा भी शहादत हो सकती है। और दूसरी बात, जो फोर्स वहां रिकवरी के लिए गई है, वहां मौके पर पहुंच गई है और धीरे धीरे जो शवों की रिकवरी शुरू हो गई है। शुभ्रांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभ्रांशु जी, हम बात कर रहे थे वेंकटेश के बारे में। जैसा कि आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ का ये ऐसा नक्सली है जो नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना है, जो कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आप अपनी मुलाकात के बारे में बता रहे थे जो गढ़चिरौली में आपकी वेंकटेश के साथ हुई, तो वो कैसे नक्सली बने। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि जिस तरह की दुर्दांत घटनाएं हिडमा करता है, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हिडमा जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो हिडमा ने की हैं, तो यदि ये 2 बड़े नक्सली एक ही गांव से हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। आपसे एक बार चर्चा में ये भी खुलासा हुआ कि 40,000 वर्ग किलोमीटर के बस्तर में करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर पर नक्सलियों का पूरी तरह से कब्जा है। और जैसा कि हमारी एंकर तृप्ति का कहना है कि फोर्स वहां तक पहुंच रही है। और पिछले दिनों भी खबर आई थी कि जगरगुंडा, जहां पर जो एक जमाने का एक बड़ा कस्बाई मार्केट हुआ करता था, 2-3 जिलों के लोग और अलग अलग राज्यों से भी वहां लोग व्यापार के लिए आते थे, वो करीब 30 साल से वहां व्यापारिक गतिविधियां बंद थी, जो अभी फोर्सेस के मूवमेंट के कारण वहां व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। शुभ्रांशु जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो वेंकटेश के बारे में आप बता रहे थे कि गढ़चिरौली में आपकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया, अपनी पृष्ठभूमि बताई नक्सल बनने की। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम हिडमा के पीछे ही बस भाग रहे हैं।
हमको वेंकटेश के पीछे भागने की जरूरत है, वेंकटेश से बात करने की जरूरत है दुभाषिए की मदद से। उनको हिंदी नहीं आती और हमें गोंडी नहीं आती है। हिडमा के पीछे वाला खेल लंबा है और ये चल रहा है और दोनों तरफ बहुत मजे लूटे जा रहे हैं। सरकार भी बहुत पैसे बनाती है, आप लोगों को सबको मालूम है, और माओवादियों के पास भी बहुत पैसे पहुंचते हैं और इसमें आम लोग मर रहे हैं। जो सीआरपीएफ के लोग मर रहे हैं वो भी गरीब हैं, जो जीआरजी के लोग मर रहे हैं वो भी गरीब है, जो नक्सली मर रहे हैं वो भी गरीब है। वेंकटेश न चांद चाहता है न तारे चाहता है, वो जो चाहता है वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसको दिया जाना चाहिए और वो दिया जा सकता है। उस पर बात होने की जरूरत है। एक घटना होती है, आप लोग कह रहे हैं छोटी घटना है, 76 से छोटी घटना है, तो जब 176 की घटना हो जाएगी उसके बाद भी यही चलता रहेगा। बस हम हिडमे के पीछे ही लगे रहेंगे। हिडमा उनका कमांडर है, हम कमांडर से बात नहीं करते हैं। हम ये पॉलिटिकल समस्या है, वेंकटेश से बात करने की जरूरत है। वेंकटेश बात करना शिरीष जी और शुभ्रांशु जी, मांगे हैं। आपको एक मिनट रोकना चाह रही हूँ मैं। इसकी पुष्टि हो गई है, शवों की पुष्टि हो गई शहीद जवानों की। अशोक जुनेजा डीजी नक्सल ऑपरेशन के, उनका बयान आया है, ये सुना देते हैं आपको, फिर चर्चा जारी रखते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास फिगर थी उसमें 23 का आंकड़ा आ रहा था, जिसमें 2 डेड बॉडीज अपने को कल रिकवर हो गई थी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से अपन सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं उसी घटनास्थल पे। तो अभी सूचना जो मिल रही है कि उन्होंने करीब 20 डेड बॉडीज लोकेट की हैं। इवैक्यूएशन का काम चल रहा है अभी, उसके बाद आपको जैसा भी इवैक्यूएशन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो अपडेट करेंगे। कुछ नक्सलियों की भी शव बरामद हुई? हाँ, नक्सलियों का सर एक महिला नक्सली और एक इंसास बरामद हुई है, लेकिन ऐसा जानकारी मिल रही है कि करीब 3 ट्रैक्टरों में नक्सलियों के शव और जो घायल हुए हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया है पुवर्ती की तरफ। 650 की संख्या थी शिरीष जी नक्सलियों की, और ट्रैक्टर भर के ले गए हैं, मतलब काफी नुकसान वहां पर हुआ है। तृप्ति, यदि आप अशोक जुनेजा जी के बयान को सुनेंगे तो उससे एक बात तो साफ है कि नक्सलियों का, जैसा कि शुभ्रांशु जी लगातार कह रहे हैं कि वहां पर उनकी पकड़ मजबूत है, ये साफ हो गया कि यदि उनके फोर्सेस के लोग, नक्सली संगठन के लोग यदि घायल होते हैं तो उनके पास इतनी व्यवस्था है कि वो ट्रैक्टर बुला के 3 ट्रैक्टर में वो ले जा रहे हैं अपने घायलों को या उनके शवों को ले जा रहे हैं। मतलब वो बेखौफ वहां पर मूवमेंट भी हो रहा है, ये इस बात को साफ दिखा रहा है। और जैसा कि अशोक जुनेजा जी की बात को ही मान लें कि वो पुवर्ती की तरफ गए तो इसका मतलब साफ है कि नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह पुवर्ती है, जहां जिसके बारे में अभी शुभ्रांशु जी का कहना है कि वहां से 2 बड़े नक्सली लीडर निकले हैं, एक कमांडर है, एक राजनीतिक जो उनकी जो पॉलिटिकल विंग है उसका हेड है। और जैसा कि शुभ्रांशु जी लगातार इस बात को बोलते थे कि नक्सलियों के बीच में 2 ऐसे सेक्ट हैं कि जो एक नरम दल, एक दोनों ही दल वहां से ही निकले हैं पुवर्ती से। तो हिडमा के पीछे जाने के बजाय उनका कहना है कि बात वेंकटेश से की जाए। लेकिन फिर वही बात, क्या वेंकटेश से बात करने से पूरी बात बन जाएगी और क्या हिडमा को मारने से भी पूरी बात बन जाएगी? दोनों बातें बहुत अलग तरह से हैं। शुभ्रांशु जी ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, और सरकार के नुमाइंदे जो नक्सली रणनीति पर काम करते हैं, नक्सली रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं और लंबे समय से नक्सलवाद के साथ काम करने का उनका अनुभव, चाहे वो के विजय कुमार हो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, या राज्य सरकार के वो अधिकारी जो लगातार नक्सल मोर्चे पर कई वर्षों से काम कर रहे हैं, चाहे वो डीएम अवस्थी जी हों, पहले वो डीजी नक्सल ऑपरेशंस थे, और ऐसे तमाम लोग जो उसमें वहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के, और या ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने लगातार काम किया नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे, जिनको शांति वार्ता और वॉर इन दोनों के बीच में अंतर मालूम है और उसकी बारीकी के बारे में मालूम है, उस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाता है उसके बारे में मालूम है, और दुनिया से उसकी तुलना करके वहां पर कैसे शांति प्रक्रिया स्थापित की जा सकती है उसके बारे में मालूम है। ऐसे लोगों के साथ सरकार को बैठ के बात करके और रणनीति बनाने की जरूरत है कि पहले वार्ता की तरफ बढ़े, कि साथ में वार्ता और ये जो लड़ाई है दोनों साथ साथ चलती रहे। और ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, गांव की तस्वीर आई है, ग्राउंड जीरो की गांव की तस्वीर, जहां एक घर में ताला भी लगा हुआ है शिरीष जी। मतलब ये प्लान था कि जब वहां से फोर्स लौटेगी तो लौटते वक्त यहीं पर उनको घेरना है, उनको बचने का भी मौका ना मिले। एनकाउंटर तक किया गया। शुभ्रांशु जी, एनकाउंटर तक नक्सली कर देते, इतना क्रूरतम कैसे? देखिए, आज हम क्रूरता की चर्चा ना करें तो अच्छा है। क्रूरता दोनों तरफ से हो रही है, और इधर की क्रूरता ठीक है, उधर की क्रूरता ठीक नहीं है। ये तो दोनों तरफ की क्रूरता का विरोध होना चाहिए। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हिडमे अगर आप पर अटैक कर रहा है तो आप ऑफेंसिव में मत जाइए,
पर उसकी जैसे ऑफेंसिव में आप जब गए तो पंजाब में आपने सॉल्व किया, एलटीटीयू को आपने हिंसा से ही सॉल्व किया, पर जो बार बार बात कही जा रही है कि बस्तर जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, वो गुरिल्ला फाइट के लिए बहुत उपयुक्त इलाका है। नक्सली जो लीडर्स हैं वो एक भी, जैसे आपने श्री जी ने कहा कि सेंट्रल कमेटी में वेंकटेश पहुंचे हैं, सेंट्रल कमेटी में नहीं पहुंचे हैं, पर वो सबसे ऊपर के छत्तीसगढ़िया आदिवासी नेता हैं। सेंट्रल कमेटी में एक भी नहीं है, जितने भी सेंट्रल कमेटी में वो सब बाहरी हैं। वो बाहर से बस्तर इसलिए आए हैं क्योंकि वो तेलंगाना में अपनी लड़ाई, बंगाल में अपनी लड़ाई जारी नहीं रख सकते थे, उनको ये समझ था। तो बार बार हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी जो मिलिट्री ऑफेंसिव है उसको जारी रखिए, उसको, उसमें कोई ना ही नहीं है, लेकिन उससे 50 सालों में फायदा नहीं हुआ है। तो वेंकटेश जैसे लोगों के बारे में, जिनके बारे में जानकारी भी नहीं है, यहाँ कितना इंटेलिजेंस है मुझे नहीं मालूम, हिरण्य के बारे में हर कोई जानता है, पर वेंकटेश के बारे में कितने लोग जानते हैं? वेंकटेश कहाँ है ये मालूम होना चाहिए, वेंकटेश से बात की जानी चाहिए। और मैंने जो कहा, वेंकटेश ने मुझसे कोई ऐसी मांग नहीं रखी, मुझसे मतलब एक पत्रकार की तरह से, जो नहीं मानी जा सकती है। उन्होंने जो कारण दिए वो बड़े चौंकाने वाले थे कि किस लिए वो नक्सली बने, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कूल नहीं चल रहे, क्योंकि बिजली नहीं पहुंच रही है। ये सब पहुंचाना हमारा काम है, पर वो तभी पहुंचेगा जब वहां से नक्सली हटे, है ना, ये है। पर बातचीत शुरू करने के गंभीर प्रयास होने चाहिए, जो आज भी नहीं हो रहे हैं, और इसको बहुत क्रिएटिवली करने की जरूरत है। दोनों तरफ वेस्टेड इंटरेस्ट है, माओइस्ट में भी ये हिंसा चलती रहे उसके लिए बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है, जितना कि सरकार में वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए, वो चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, सरकारें बदल जाती हैं, प्रेसिडेंट बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, पर उनको चलाने वाले लोग नहीं बदलते हैं। वही लोग इस हिंसा से फायदा उठाते हैं और वही लोग चाहते हैं कि ये हिंसा चलती रहे। तो बहुत होशियारी के साथ और बहुत क्रिएटिवली इसको समाधान करने के लिए सोचना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। शुभ्रांशु जी, यदि आपकी बात की बेस लाइन पे जाऊं तो इसका मतलब है कि इस हिंसा का समाधान नहीं हो सकता। जैसा कि आपने कहा कि वेंकटेश से बात क्यों नहीं हो सकती, वेंकटेश के ने जो मुद्दे उठाए उनको एड्रेस किया जा सकता है। साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि इससे दोनों पार्टियां, चाहे वो जो सत्ताधारी दल होता है या सरकार होती है या फोर्सेस होती हैं, और दूसरी तरफ नक्सली संगठन, उन दोनों को फायदा है। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों को फायदा है तो फिर शांति के लिए कोई प्रयास क्यों करेगा, पहली बात। और यदि नक्सलियों के पास तो और कोई चारा भी नहीं है, उनके पास यही एक्सटॉर्शन मनी जो उनके पास आती है, वो उसको क्यों खत्म करना चाहेंगे, और इससे उनका एक वर्चस्व है वो भी खत्म हो जाएगा यदि एक बार शांति वहां पर हो गई। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? शुभ्रांशु जी, आपने बोला क्रिएटिवली इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो वो क्रिएटिवली कैसे हो सकता है? अब आपने बोला क्रिएटिवली इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो वो क्रिएटिवली कैसे हो सकता है? अब हर क्रिएटिविटी मेरे पास ही तो नहीं है ना श्री जी, बट दुनिया के और देशों में हुआ है। माओवाद दुनिया में लगभग 1 दर्जन देशों में रहा है, आज सिर्फ 2 देश में है, भारत में और फिलीपींस में। फिलीपींस में फर्क यह है कि वहां एक शांति प्रक्रिया चल रही है। भारत एकमात्र देश है जहां पे ये हिंसा चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं और कोई शांति प्रक्रिया नहीं चल रही है। कोलंबिया में कैसे ये खत्म हुआ, नेपाल में कैसे खत्म हुआ, हमको सीखने की जरूरत है, और उसको कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। पर ये कोई अजूबा नहीं है, हर जगह में यही स्थिति होती है कि जब बातचीत शुरू होती है तो लोग इम्पॉसिबल से, जिस तरह से माओवादियों ने रखा है, इम्पॉसिबल से स्टैंड लेते हैं, फिर सरकार का स्टैंड भी इम्पॉसिबल सा होता है। फिर दबाव अगर बनता है, वो दबाव मीडिया का बनना चाहिए, वो दबाव जनता का, मुख्यतः जनता का बनना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स का बनना चाहिए, कि दोनों थोड़ा सा झुकें, क्योंकि इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान आम जनता को हो रहा है। शुभ्रांशु जी, आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, शुड बी फॉर्म में बात हुई है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या वहां की जनता ऐसा चाहती है? हमने पिछले साल एक ओपिनियन पोल किया, जिसको जनमत संग्रह कहते हैं, और वो हमने फोन पर किया, क्योंकि वहां की जो जनता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो जंगल के अंदर है, पर बहुत ज्यादा फोन भी अभी अंदर पहुंचा है। आप लोग को मालूम है अभी माओइस्ट अभी सारा प्रेस नोट जो है व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, तो फोन वहां पहुंचा है, और 92% लोगों ने ये कहा कि इस समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। हमने 3 भाषाओं में वो ओपिनियन पोल किया, जैसा अभी मनीष जी बता रहे थे, कहीं हल्बी बोली जाती है, कहीं गोंडी बोली जाती है। जितने लोगों ने गोंडी में वोट डाला, क्योंकि गोंडी ही वहां की मुख्य भाषा है,
100% लोगों ने 100% लोगों ने ये मत दिया कि बातचीत से इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और ऐसी अभी मुहिम मैंने जो आपको शुभ्रांशु जी कह रहे हैं कि चैकले बांधो, ये उनकी मुहिम थी। अब इसमें मुहिम तो हो गई, लेकिन जमीन पर अगर उतारा जाए तो सरकार का समर्थन बहुत जरूरी है।